सभी को मेरा नमस्ते। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं सर्किट डेफिनेशन। उससे पहले हमने लास्ट वीडियो में वोल्टेज पढ़ लिया। वोल्टेज के बाद में एनर्जी पढ़ ली। एनर्जी, उसके रजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, इनके बारे में पढ़ा बढ़िया तरीके से बिल्कुल। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उससे पहले उसको देख लीजिए। आज हम स्टार्ट करने आ रहे हैं सर्किट डेफिनेशन। सर्किट डेफिनेशन में क्या चीज़ है उसके बारे में। सर्किट डेफिनेशन क्या चीज़ है इनके बारे में पढ़ लेते हैं। सर्किट डेफिनेशन में क्या तीन चीज़ आती है: ब्रांच, सर्किट, नोड, लूप। ये तीन चीज़ें, तो इनके बारे में आज जान लेते हैं। ठीक है, अब नोड की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं एक बार। नोड, एनी पॉइंट वेयर टू और मोर सर्किट एलिमेंट आर कनेक्टेड टुगेदर। ऐसा पॉइंट जहाँ पर दो या दो से अधिक इलेक्ट्रिकल एलिमेंट कनेक्टेड होते हैं वही क्या है, सर्किट नोड है। मतलब कि जैसे मैं आपको समझाऊं कि जहाँ पे ऐसा पॉइंट, जैसे कि मैंने ये पॉइंट ले लिया, ठीक है, तो ऐसा पॉइंट जहाँ पर दो या दो से अधिक इलेक्ट्रिकल एलिमेंट जुड़ जाता है। तो इलेक्ट्रिकल एलिमेंट मैंने बताया रेजिस्टेंस होता है, कैपेसिटेंस होता है और इंडक्टेंस होता है। तो यहाँ पे मैंने मान लिया कि यहाँ एक ये वायर ले लिया, वायर में यदि रेजिस्टेंस जोड़ दिया, एक रेजिस्टेंस इधर जोड़ दिया, एक रेजिस्टेंस ये जोड़ दिया, मतलब दो या दो से अधिक इलेक्ट्रिकल एलिमेंट जहाँ पे जुड़े हुए होते हैं वो क्या होगा, नोड होगा। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे, तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, नोड बोलेंगे, ठीक है। और सेकंड है ब्रांच, इससे रिलेटेड ब्रांच है। ब्रांच क्या चीज़ है इसके बारे में पढ़ते हैं। पहले इसको मिटा देता हूँ। ब्रांच के देख, नोड के बारे में पता चल गया कि एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर दो या दो से अधिक इलेक्ट्रिकल एलिमेंट एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं वो उसको नोड बोलते हैं। अब ब्रांच क्या चीज़ है, ए ब्रांच एलिमेंट बिटवीन टू नोड्स। मतलब कि मैंने दो नोड बना लिए, ठीक है, मैं दो नोड बना लेता हूँ। जैसे कि मैंने ये दो नोड बना लिए, एक पॉइंट ये ले लिया, एक पॉइंट ये ले लिया, ठीक है। इसमें एक रेजिस्टेंस यहाँ पे जोड़ दिया मैंने, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे जोड़ दिया, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे जोड़ दिया, ये, और इधर एक रेजिस्टेंस यहाँ पे जोड़ दिया मैंने, ठीक है। एक ये सीधा नीचे लेके आ गया, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे जोड़ दिया। तो नोड क्या, ये ब्रांच क्या चीज़ है, ब्रांच ये है कि जो दो नोड, एक दो नोड है, एक नोड ये रहा, और एक पॉइंट मान लेते हैं, एक और बाप इसके यहाँ पे एक और ब्रांच बना लेते हैं ना, ये। तो नोड, दो नोड, मतलब ये नोड है, एक ये नोड है। तो इन नोडों के बीच में तो इलेक्ट्रिकल एलिमेंट जुड़ा होता है, मतलब इलेक्ट्रिकल एलिमेंट ये है, तो इसे क्या बोलेंगे, ब्रांच बोलेंगे। जैसे कि ये रजिस्टेंस जुड़ा है, एक ये भी ब्रांच है, एक रेजिस्टेंस ये जुड़ा है, ये भी ब्रांच है, एक रेजिस्टेंस ये जुड़ा है, ये भी ब्रांच है, ये भी ब्रांच है। कुल कितने ब्रांच हो गए, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 इसमें क्या हो गए, ब्रांच हो गए। तो ब्रांच के लिए पता चल गया कि ब्रांच क्या चीज़ है कि दो नोडों के बीच में जो इलेक्ट्रिकल एलिमेंट जुड़ा हुआ होता है उसे क्या बोलते हैं, ब्रांच बोलते हैं। मतलब कि मतलब कि जब भी इलेक्ट्रिकल एलिमेंट जुड़ा हुआ होगा, कि यदि इलेक्ट्रिकल एलिमेंट जुड़ा हुआ है, मतलब इलेक्ट्रिकल एलिमेंट जब दो नोडों के बीच में जुड़ा हुआ होता है तो उसे क्या बोलेंगे, ब्रांच बोलेंगे। अब इसके बाद में तीसरी चीज़ है लूप। लूप क्या चीज़ है, लूप के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। ए कलेक्शन ऑफ ब्रांच दैट फ्रॉम ए क्लोज पाथ रिटर्निंग टू द सम नोड विदाउट गोइंग थ्रू एनी अदर नोड्स और ब्रांच ट्विस्ट। लूप क्या चीज़ है कि लूप एक ऐसी चीज़ है जिसमें ब्रांच और नोड नोड जो दोनों को मिलाकर यदि एक क्लोज पाथ बन जाता है, मतलब एक बंद क्लोज पाथ बन जाता है तो उसे लूप बोलते हैं।
collection of branch and that is a closed path and returning the same node without going through any other nodes or branch twists। तो इसके बारे में समझ लेते हैं डायग्राम से। देखिए मैंने यहाँ पे ये ले लिया, ठीक है, कि मैंने अब यहाँ पे मुझे दोबारा वो बनाना पड़ेगा। यहाँ पे एक सर्किट एलिमेंट इधर, यहाँ पे मैंने रेजिस्टेंस एक ये ले लिया, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ये ले लिया, ये ठीक है, एक यहाँ पे ये ले लिया। तो लूप क्या चीज़ है? एक क्लोज पाथ, इलेक्ट्रिकल एलिमेंट, मतलब इलेक्ट्रिकल एलिमेंट और नोड दोनों का जो कॉम्बिनेशन है उसको क्लोज पाथ। तो इसके लिए देखो एक तो ये लूप हो जाएगा, ठीक है, और मतलब एक लूप, लूप एक चीज़ है कि जो बंद पाथ है ना वही लूप कहलाएगा। तो इसके लिए देखो एक तो बंद पाथ ये हो गया, ठीक है, और एक इस पॉइंट के लिए मान ली ये पॉइंट है, इसके लिए टोटली एक लूप क्लोज पाथ ही हो गया। तो इसके अंदर दो लूप है, ठीक है, इसे ये एक लूप है कि मतलब कि इलेक्ट्रिक एलिमेंट तथा वो जो भी नोड है तो उनका जो कनेक्शन टोटल मिलाकर जो क्लोज पाथ बनता है उसे क्या बोलेंगे? लूप बोलेंगे। अब इसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, एक एग्जांपल दिया है, इसमें कितने नोड है और कितने लूप है, कितने ब्रांच है। तो इसके बारे में अब मैं बता देता हूँ। देखो ब्रांच क्या चीज़ थी? नोडों के बीच में जो इलेक्ट्रिकल एलिमेंट जुड़े हुए थे वो ब्रांच थी। अब इसमें अंदर नोड कितने हैं उनको देखते हैं। देखो एक तो नोड ये हो गया, एक नोड ये हो गया, ठीक है, दो नोड है, और इसके अंदर इलेक्ट्रिक ब्रांच कितनी है? देखो ब्रांच क्या है? इलेक्ट्रिकल एलिमेंट होते हैं वही ब्रांच होती है। तो एक तो ब्रांच ये हो गई, एक रजिस्टेंस ये हो गया, एक ये हो गया, एक तो देखो अब हम इसमें पता नहीं देखो ब्रांच 1 2 3 4 5 6, ब्रांच को हम बी सी नोट कर लेते हैं, ठीक है, 6 हो गई। और नोड कितने हो गए? दो, एन रख लेते हैं दो। फिर उसके बाद में क्या? लूप, लूप कितने हैं देखो। अब अब इसके ये लूप इनको मिटा देता हूँ एक बार। हमने ब्रांच का पता चला गया कितना था। ब्रांच ब्रांच थी इक्वल टू 1 2 3 4 5, 5। और लूप कितने थे? नोड कितने थे? दो। अब इसके अंदर ब्रांच का पता लगाते हैं, ब्रांच कितनी है। अब ब्रांच कितनी, नहीं लूप कितने, लूप के बारे में देखो। लूप एक तो देखो, एक ये सर्किट पूरा कंप्लीट है ना, तो एक लूप ही हो गया। अब इसी पॉइंट से स्टार्ट करते हैं तो एक लूप ये हो जाएगा, ठीक है, और इसी के साथ में एक और स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे एक ये। तो इसके अंदर मतलब कि कितने लूप हो गए? 3 लूप हो गए। तो एल मान लेते हैं लूप को। लूप कितने हो गए? 3। ये इसके अंदर पता चल जाता है कि लूप कितने हैं, ब्रांच कितने हैं, और लूप कितने हैं, ब्रांच कितने हैं, और नोड। यही एक मेन पॉइंट है। अगर किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करोगे तो फर्स्ट टाइम पे उसका पता होना चाहिए ब्रांच कितनी है, लूप कितने हैं, होना चाहिए कि ब्रांच कितनी है और लूप कितने हैं। अब इसी के साथ हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। इसको मिटा देता हूँ। जो है ये देखो, मैंने बताया ना उस वो सब तरीका बता रखा है कि नोड कितने हैं, ब्रांच कितने हैं, और कितने सर्किट है। तो 1 2 3 4, तो नोड इनका ये 5 ब्रांच है, ठीक है। 3 नोड थे, इसमें 3 नोड कैसे हैं? 1 2 3, क्या पता कुछ मिस्टेक है थोड़ी सी, 1 मिनट। अब इसके बाद में देखो ब्रांच है, ब्रांचेज ये मैंने बताई 5, 1 2 3 4 5 एग्जाम्पल। फिर उसके बाद उन्होंने नोड लूप बता दिए, लूप 1 2 3 3 लूप है, ठीक है। इसके बाद ये क्वेश्चन है एक आ गया, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में दे रखा है हाउ मेनी ब्रांच नोड एंड इंडिपेंडेंट लूप आर प्रेजेंट इन ए गिवन सर्किट। जो सर्किट दिया है इसके अंदर कितने लूप है, कितने ब्रांच है, और कितने इंडिपेंडेंस नोड है, ठीक है। तो इसके बाद में देखो, जहाँ मैं एक एक आपको एक तरीका बता देता हूँ
जहाँ पे टी शेप बन जाती है, मतलब कि टी शेप जहाँ पे बन जाती है ना, तो वो नोड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको बारे में समझ लेते हैं। देखो एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, इसको B1 मान लेते हैं, इसको B2 मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो टी शेप कैसे बन रही है। देखो एक एक शेप इधर से इधर जा रही है, तो ये एक टी शेप हो गई, एक इधर से इधर जा रही है, तो ये टी शेप बन रही, दो टी शेप बन रही, तो इसमें कितने नोड होंगे, जो इंडिपेंडेंस बोल रहा है। तो एक इंडिपेंडेंस नोड ब्रांच, ब्रांच से कितनी है, 1 2 3, ब्रांच को बी से नोड है एक, 1 2, एक और दो, और एक है तीसरा नोड, मतलब कि इन तीनों का मिलाकर जो इसको एक बोल देते हैं ग्राउंडेड नोड, या मतलब कि इसको यदि ग्राउंड से जोड़ देते हैं, मतलब कि इसका जो रजिस्टेंस वो इंटरनल वोल्टेज है वो जीरो हो जाएगा। इसको यदि ग्राउंडेड कर देता है तो इसके अंदर तीन तो नोड है इसके अंदर। अब इलेक्ट्रिक वो ब्रांच देख लेते हैं, ब्रांच कितनी है, 1 2 3 4 5। तो ये तो हो गए नोड, तो नोड 3 कॉमा, ये ब्रांच हो गई 5 कॉमा, लूप कितने देखो, एक लूप, इसके अंदर दो लूप, और ये वाला तीन लूप, तीन। तो ये वाला ऑप्शन आंसर किस में मिल रहा है, देखो 3 5 3, 3 पहला नहीं है। ठीक है, सेकेंड है 3 5 6, ये भी नहीं है। 3 5 3 ये भी नहीं है। डी 3 5 3, ये आंसर है इसका, सी डी। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन है ये क्या है, किरचॉफ लॉ। वाह क्या बात है, ये एक किरचॉफ लॉ बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉ है। इस लॉ का यूज बहुत ही ज़्यादा किया जाता है। यदि किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को आप सॉल्व करोगे तो किरचॉफ लॉ पता होना ज़रूरी है। और किरचॉफ लॉ एक बहुत ही महान साइंटिस्ट थे, इसके बारे में हम आज पढ़ लेते हैं। ओम्स लॉ, किरचॉफ लॉ, ओम्स लॉ, और ये दो बहुत ही इम्पोर्टेंट काम में आने वाले लॉ है। क्योंकि ओम्स लॉ जब काम में नहीं आता है तो तब किरचॉफ लॉ का काम, किरचॉफ लॉ काम में आता है। ठीक है, जब यदि ओम्स लॉ काम नहीं आता है तो तब उस टाइम पे किरचॉफ लॉ काम आता है। और इसकी एक स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि लिखा हुआ है कि ओम्स लॉ बाय इटसेल्फ इज नॉट सफिशिएंट टू एनालाइसिस सर्किट। मतलब कि सर्किट में जब ओम्स लॉ जब सफिशिएंट पर्याप्त रूप से काम में नहीं आता है तो ओम्स लॉ का जगह किरचॉफ लॉ का यूज किया जाता है। हाउएवर when it is coupled with Kirchhoff's two law, we have a sufficient powerful set of tools for analysis a large variety of electrical circuit। जब कभी भी कपल्ड मतलब कि ओम्स दो लो दिए ओम्स ने, और जब हम किसी सफिशिएंट मतलब कि किसी सर्किट के अंदर सफिशिएंट पावर की पता लगा रहे हैं तो उसके लिए इलेक्ट्रिकल सर्किट के लिए ओम्स लॉ का यूज़ किया, किरचॉफ लॉ का यूज़ किया जाता है। इनके दो लूप है, दो लॉ है, मतलब दो लॉ, दो नियम है किरचॉफ्स के। दो नियम है, फर्स्ट नियम है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, सेकंड है किरचॉफ करंट लॉ। इसको हमने शॉर्ट तरीके से लिख दिया है कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ को केबीएल और किरचॉफ करंट लॉ को केसीएल, ये ही हमको याद रखना है, इनके शॉर्ट नाम। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं किरचॉफ करंट लॉ। किरचॉफ करंट लॉ पहला जो लॉ है उसके बारे में समझ लेते हैं। इट्स स्टेट दैट द एल्गोरिथम सम ऑफ algebraic sum of current entering a node is zero। मतलब कि इसने बताया है कि द algebraic sum of current entering a node is zero। तो इसमें मैं समझ लेते हैं। देखो तो ये यहाँ पे एक खाली स्थान है, तो इससे देखो मैंने एक नोड मतलब मान लिया एक पॉइंट है ये। ठीक है, तो इस पॉइंट में मतलब कि इंटरिंग ए नोड, इंटरिंग यानी इसके अंदर जो आ रहे हैं। ठीक है, एक ये आ रहा 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 है।
तो इसके अंदर आने वाले मतलब आने वाले जो ये है आ रहा है, इसके अंदर से ये जा रही करंट मान लेते हैं, ये भी आ रही है, ये जा रहा है, ये आ रहा है, ठीक है। तो मतलब आने वाले करंट मतलब इंटरिंग करंट ऑलवेज विल बी जीरो, मतलब आने वाले और जाने वाले करंट है उनकी वैल्यू टोटल जीरो होता है। मतलब आई जैसे कि इसको I1 नाम दे देते हैं, अब मैं इसको इससे जो मैंने स्लाइड बना रखी है इसके आधार पे समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने ये बना दिया, तो यहाँ पे ये मैंने एक चित्र बना रखा है, इसके अंदर देखो एक पॉइंट वाला नोड है, इस पॉइंट को मान लेते हैं ये पॉइंट है, इसको नोड मान लेते हैं, ठीक है। और इसके अंदर आने वाले करंट और जाने वाले करंट है, टोटल इनका जो सम होगा, टोटल सम होगा वही क्या होगा, ज़ीरो होगा इसका टोटल सम। तो इसको समझने के लिए देखो यहाँ पे मैं एक लिख के बता देता हूँ टोटल सम कैसे ज़ीरो होगा। यहाँ पे आने वाला करंट कौन सा, I1 करंट आ रहा है, कॉमा कौन सा I3 भी अंदर नोड के अंदर आ रहा है, और I4 ये भी अंदर आ रहा है, I1 I3 I4, ठीक है। और कौन कौन से आ रहे हैं, उसके बाद में I1 I2 I3 I4, और जाने वाले करंट कौन कौन से हैं, I2 और I5। तो इसके लिए हम देखो यहाँ पे ही पता कर देख लेते हैं कि I3 आ रहा था, I4 आ रहा था, और I1 ये आ रहे थे इसके अंदर सर्किट के अंदर, और जो नहीं आ रहे थे वो थे I5 और I2। तो इनको जो निकलने जो बाहर निकल रहा है तो उसको माइनस से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। जो अंदर आ रहा है उसके लिए हम प्लस कर देते हैं। तो इन सभी को जोड़ेंगे तो टोटल इनका जोड़ने पर जो वैल्यू आएगी वो ज़ीरो आएगी, ठीक है। तो अंदर और आने वाली करंट और जाने वाली करंट है उनका जो टोटल होगा वो सम कितना होगा, ज़ीरो होगा। ये बात याद रखनी है बस, आने वाले और जाने वाले करंट का टोटल है जो सम ज़ीरो होगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। और सम ऑफ करंट इंटरिंग ए नोड, मतलब करंट नोड के अंदर आने वाले करंट और आने वाले करंट का सम इक्वल टू सम ऑफ करंट लीविंग ए करंट, मतलब कि लीविंग ए नोड, सर्किट के अंदर से आने वाले करंट और जाने वाले करंट का टोटल इक्वल बराबर होगा बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज संरक्षण नियम पर ये काम करता है। इसका मैथमेटिकली यहाँ पे मैंने बता दिया है, समेशन ऑफ I इक्वल टू ज़ीरो, मतलब आने वाले करंट और जाने वाले करंट का टोटल होगा वो ज़ीरो होगा। ये होगा किरचॉफ करंट लॉ। इसके बारे में मैंने सही तरीके से समझा दिया है। अब इसके बारे में यदि एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ, इसकी स्टेटमेंट याद कर लेना, द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट एंटरिंग ए नोड इज ज़ीरो, ठीक है। और इसको यदि दूसरे तरीके से बोले तो सम ऑफ करंट एंटरिंग ए नोड इक्वल टू सम ऑफ करंट इन लिविंग इन नोड। ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर निर्भर करता है ये लॉ। इसकी मैथमेटिकली समेशन ऑफ I इक्वल टू ज़ीरो। उसके बाद में हम नेक्स्ट KVL KCL पढ़ लेते हैं। इसके बाद में देख लो ये कुछ एग्जांपल हैं। यहाँ पे ए पॉइंट को हमने नोड मान लिया है, तो इसके अंदर आने वाला करंट कौन कौन सा, I1 है, I4 है, I1 I4, और जाने वाला I5 I2 और I3। तो इसको मैंने यहाँ पे एक सही तरीके से लिख दिया है। आने वाला I1 है तो I1 को प्लस में लेंगे, ठीक है, और जाने वाला I2 माइनस में है, तो I3 भी बाहर जा रहा है इसलिए माइनस में ले लिया, और I4 है, I4 भी क्या है, I4 इसके अंदर आ रहा है, करंट इसके अंदर जा रहा है तो इसलिए इसको मैंने प्लस में ले लिया, और जो I5 है वो बाहर निकल रहा है इसलिए इसको माइनस में ले लिया। तो इनका जो टोटल है इक्वल टू ज़ीरो का मान लिया। फिर उसके बाद में I1 प्लस I2, मतलब आने वाला करंट I1 प्लस I2 इक्वल टू कितने बराबर होगा, I2 प्लस I3 प्लस I5, मतलब इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटकमिंग करंट। अब ये सर्किट दे रखा है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है,
व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन करंट इज अबव फिगर, इस फिगर के अंदर करंट में क्या रिलेशन है। देखो अब इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो आने वाले करंट और जाने वाले करंट का टोटल कर लेते हैं। आने वाले देखो I3 जो आ रहा है अंदर, I4 भी आ रहा है और I1 भी आ रहा है। तो देखो I1 की वैल्यू कितनी है, I1 की वैल्यू 1I, ठीक है 1I प्लस आने वाला करंट I3 भी प्लस में हो जाएगा, प्लस I4 इक्वल टू जो करंट कितना दे रखा है आने वाले करंट के लिए ये हो गया, और अब जा रहा है कौन कौन सा, I5 भी इसके अंदर आ रहा है, ठीक है I5 भी इसके अंदर आ रहा है। तो जा रहा है कौन सा I2, I3 को इक्वल कर दो, ये जो भी वैल्यू है उसको इन ये वैल्यू है इसको I2 के इक्वल कर दो। इसके ऑप्शन में देखते हैं कौन सा है, I2 के इक्वल में कौन सा आंसर आ रहा है। I2 के इक्वल में फर्स्ट आंसर जो है इसका फर्स्ट आंसर ही इसका आंसर हो जाएगा, और क्वेश्चन सोचने की ज़रूरत नहीं है बस। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ पे चलता है। किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या चीज़ है इसके बारे में समझ लेते हैं, या एक बार इसकी स्टेटमेंट पढ़ लो। द अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज ऑफ ऑल अराउंड ए क्लोज पाथ इज जीरो, सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप सम ऑफ वोल्टेज का राइज। मतलब कि जब भी अब यदि हम KVL की बात करेंगे तो इसमें वोल्टेज की बात होगी, और KCL में की बात करेंगे तो उसमें हमेशा करंट की बात होगी। उसके अंदर करंट का अलजेब्रिक सम था जो भी इक्वल था उसको जीरो था, और इसमें वोल्टेज का अलजेब्रिक सम जो भी टोटल है वो जीरो होगा, ठीक है। और उसके अंदर नोड की बात हो रही थी, इसके अंदर लूप की बात होगी। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। और इसके बाद में इसकी सेकंड स्टेटमेंट है सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप इक्वल टू सम ऑफ वोल्टेज राइज, मतलब कि सम राइज वोल्टेज और ड्रॉप वोल्टेज इक्वल होंगे, दोनों बराबर, बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी कंजर्वेशन लॉ पर डिपेंडेंट करता है। इसका मैथमेटिकली इसकी डेफिनेशन हो जाएगी समेशन ऑफ V इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट जब भी वीडियो आएगी उस वीडियो में इसके एग्जाम्पल करेंगे और इसके जो भी क्वेश्चन है उसको बारे में समझेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। आपका प्यार ऐसे ही बना रहे।